नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों 21 मार्च 2021 यानी कि आज जो स्टैटिक जीके पूछे गए हैं आरआरबी एनटीपीसी में और जो महत्वपूर्ण हैं उसी को लेके हाजिर हैं। और ये वाला जो चीज़ें हैं उसको अपन ट्रिक के थ्रू याद करने की कोशिश करेंगे। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया था, अरुण और वरुण किस नदी की सहायक नदी है। तो कभी आपने अरुण और वरुण को कभी नहीं सुना होगा, तो यानी कि ये आपके दिमाग से कोसों दूर होगा, तो यानी कि ये कोसी की सहायक नदी है। ठीक है, इस तरह से ट्रिक के थ्रू हम याद करेंगे। इसको सप्तकोसी भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि 7 नदियां इसमें आके मिलती है, इस वजह से इसको सप्तकोसी भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस राज्य ने रेन वाटर हार्वेस्टिंग की शुरुआत की। यानी कि जो आपके रेन होते हैं यानी कि वर्षा के जल है उसको संरक्षित करने के लिए ये काम किया। ठीक है, पहले सर्वप्रथम किस राज्य ने स्टार्ट किया? तमिलनाडु ने। याद कैसे करेंगे? आपको भी पता है कि जो आपके चेन्नई है उसके अंडरग्राउंड वाटर है वो सूख गया है। तो अब सूख गया है तो नीचे जितने भी वहाँ पे मकान बन रहे हैं यानी कि मकान के नीचे कंजर्वेशन के लिए बड़े बड़े हौदे बनाए जा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से याद रखेंगे कि जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग की शुरुआत सर्वप्रथम तमिलनाडु ने की है। अगला क्वेश्चन है, हम्पी को किस वर्ष विश्व धरोहर के रूप में शामिल किया गया था यूनेस्को के द्वारा। तो देखिए, अगर कोई छक्का मारता है तो ये कोई भी खिलाड़ी कहता है कि ये तो हम भी मार देंगे, हम भी यानी कि हम भी मार देंगे, छक्का मार देंगे। ठीक है, तो लास्ट में 6 होगा। यानी कि 1986 में हम्पी को यानी कि जो कर्नाटक में है विजयनगर का जो राजधानी हुआ करती थी हम्पी, उसको विश्व धरोहर में शामिल कर दिया गया था। आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि हम्पी को सर्वप्रथम किसने खोजा था। ये आपके तकरीबन 4-5 दिन पहले जो एनटीपीसी के एग्ज़ाम हुए थे उसमें ये वाला हम्पी के जो खोजकर्ता थे उनके बारे में पूछा गया था और मैंने आपको ट्रिक के थ्रू भी याद करवाया था। तो एक बार ज़रूर आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। अगला क्वेश्चन है, डॉक्ट्रिन ऑफ पैरामाउंट्सी किसके द्वारा जारी किया गया था। आपने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स तो पढ़ा होगा, डलहौजी के द्वारा जारी किया गया था, लेकिन कभी आपने सुना नहीं होगा डॉक्ट्रिन ऑफ पैरामाउंट्सी। इसका मतलब क्या होता है? पैरामाउंट मतलब होता है सर्वोच्च। कहने का मतलब ये है कि हम लोग यानी कि अंग्रेज की बात कर रहे हैं कि हम लोग सर्वोच्च हैं। ये चीज़ें कहाँ पे डॉक्ट्रिन ऑफ पैरामाउंट्सी आता है? ये आपके फेडरल सिस्टम जैसे इंडिया में है कि सेंटर और एक स्टेट है, तो इसमें पैरामाउंट कौन होता है यानी कि सर्वोच्च कौन होता है? सेंटर होता है। तो उसी के तर्ज पे ये आपके डॉक्ट्रिन ऑफ पैरामाउंट से दिया गया था। किसके द्वारा? लॉर्ड हेस्टिंग्स के द्वारा। याद कैसे करेंगे? जो पैरामाउंट पे होगा यानी कि सर्वोच्च पे होगा वो हमेशा हंसता रहता है। ठीक है, नीचे वाले का मतलब कि नीचे वाले के बारे में बोल बोल के या उसको बेइज्जत करके हंसते रहता है। तो इस तरह से याद रखें कि किसकी देन है डॉक्ट्रिन ऑफ पैरामाउंट्सी? ये लॉर्ड हस्टिंग की देन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सबसे छोटा बौना ग्रह, देखिएगा एक बौना ग्रह होता है और बौने ग्रह में भी सबसे छोटा बौना ग्रह कौन है? तो देखिए अभी तक आपके 5 बौना ग्रह हैं। ठीक है, एक और भी इंक्लूड होने वाला है, हालांकि अभी इसके जो 4th क्राइटेरिया, 3 क्राइटेरिया तो ये फुलफिल करता है। 4th क्राइटेरिया ये है कि इसका अभी आकार बढ़िया से पता नहीं चला है। अगर ये गोल हो जाता है इसका आकार तो ये भी बौना ग्रह में आ जाएगा, यानी कि 6 बौना ग्रह हो जाएंगे। और जब 6 बौना ग्रह हो जाएंगे तो ये जो हाइगिया है वो सबसे छोटा बौना ग्रह हो जाएगा, लेकिन अभी नहीं है। अभी टोटल 5 बौना ग्रह है, पाँचों में सबसे छोटा कौन सा है? सीरिस है। ठीक है, पांचों बौना ग्रह का नाम क्या है? सीरिस, प्लूटो, इरिस, मेकमेक और ह्यूमिया। ठीक है, ये 5 बौना ग्रह है और अगर ये इसको इंक्लूड कर लिया जाता है तो आपके ये छठा हो जाएगा जो कि सबसे छोटा हो जाएगा। अब याद कैसे करेंगे कि इन पांचों में सबसे छोटा कौन है? तो देखिए अगर हम बात करें सबसे छोटा यानी कि सबसे छोटा अल्फ़ाबेट कौन शुरुआत होता है? सी, यानी कि सी का अल्फ़ाबेट नंबर 3 होता है। पी का तो आप जानते हैं 16 होता है। ठीक है, उसके बाद ई का 5 होता है, एम का आपको पता है कि 13 होता है। ठीक है, उसके बाद आपके एच का 8 होता है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि सबसे छोटा किसका आ रहा है स्टार्टिंग में? सी का, यानी कि सीरीज सबसे छोटा बौना ग्रह होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत ने किसकी सहायता से बराक मिसाइल निर्माण किया? बराक जैसे ही दिमाग में आता है आप तुक्का मारेंगे तो बराक ओबामा से रिलेट करके अमेरिका मारेंगे, तो ये गलत हो जाएगा। बराक जो मिसाइल है वो सरफेस टू एयर मिसाइल है, यानी कि सरफेस पर से कोई भी
जो मिसाइल ऊपर आ रही है उसको सॉरी ऊपर कोई भी चीज़ आ रही है या सैटेलाइट है, जो भी चीज़ें है या एरोप्लेन है, उसको उड़ाएगा। ठीक है, ये सरफेस टू एयर मिसाइल है, सरफेस पर से एयर वाले को उड़ाएगा। ये बराक मिसाइल है। अब इसकी जो निर्माता है वो कौन है? वो है डीआरडीओ और इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री। यहाँ पे देखिएगा, इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री एंड डीआरडीओ इसके निर्माता है। ठीक है, इसका जो रेंज है तकरीबन 70 किलोमीटर है और इसकी स्पीड 2 मैक है, यानी कि ये जो ध्वनि है उसकी चाल से भी दुगुना चाल से ये चलती है बराक मिसाइल। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो कि लास्ट क्वेश्चन है, बृहस्पति के पास कितने उपग्रह हैं? देखिए, बृहस्पति सबसे ज़्यादा नेचुरल सैटेलाइट की बात करें यानी कि प्राकृतिक उपग्रह की बात करें तो सबसे ज़्यादा किसके पास? शनि के पास है, 82 है। ठीक है, लेकिन अगर बृहस्पति की बात करें तो 79 है, तो यानी कि थोड़ा सा ही कम है। ठीक है, थोड़ा सा ही कम है बृहस्पति का, कितने? 3 कम है। तो ध्यान रखिएगा, 69 भी दिया जाता है तो आपके ऑप्शन 69 टिक हो जाते हैं, लेकिन इसके जो बृहस्पति के उपग्रह हैं वो 79 ही है। ठीक है, तो आशा करते हैं चीज़ें आपको याद हुई होगी। इस तरह से भी याद रख सकते हैं कि जो सबसे ज़्यादा होगा वो 80 या 80 के अराउंड ही होगा, तो उसे थोड़ा सा कम अगर होता है तो 70 होगा, और 69 तो होने की बात ही नहीं है, क्योंकि 70 और 69 में ही कन्फ्यूजन होता है। तो सबसे ज़्यादा आपको पता है कि 80 के अराउंड होगा, तो मतलब कि उससे कम होगा वो 7 इधर होगा, और 9 तो आपको याद ही रहता है। तो इस तरह से याद रखेंगे। ये फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है, सेकंड शिफ्ट के साथ मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।